नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले उत्पादन फलन चैप्टर पढ़ लिया है और आज हम लोग एक नया चैप्टर लागत की अवधारणा पढ़ेंगे। लागत, जिसको अंग्रेजी में कॉस्ट कहते हैं। लागत है क्या चीज़? देखिए, उत्पादन हम जब किसी भी वस्तु का कर रहे थे तो वह किसी न किसी वस्तु और सेवाओं के प्रयोग के द्वारा ही कर रहे थे। सिंपल सा उदाहरण के रूप में मैं लूँ तो एक पेन का सभी इस्तेमाल करते हैं। पेन यदि हम बना रहे हैं तो पेन में बहुत सारे उत्पादन के साधन लगेंगे बनाने में। जैसे कुछ प्लास्टिक लगेगा, कुछ इंक लगेगा, फिर कुछ स्टील भी लगेंगे। पेन को बनाने वाला आदमी चाहिए, मशीन चाहिए। पेन हवा में तो बनेगा नहीं, किसी न किसी जगह पे बनेगा, यानी कि पेन बनाने का भवन चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को की सहायता से हम एक पेन बनाते हैं। तो ये सभी चीज क्या है? उत्पादन के साधन है, यानी कि पेन को बनाने का साधन है ये सब। इसी की सहायता से हम पेन बनाते हैं। तो लागत क्या हो गया? अब पेन बनाने में जितना पैसा लगा ये कच्चे माल को खरीदने में, जैसे क्या क्या? प्लास्टिक को खरीदने में, मजदूर को खरीदने में, स्याही को खरीदने में, थोड़ा सा स्टील को खरीदने में, टेक्नोलॉजी मशीन लगेगा, मशीन को खरीदने में, फिर जो है भवन का किराया, ये सारे के सारे क्या हो गए? लागत हो गए। पेन बनाने का लागत हो गया। बहुत ही आसान सी बात होती है जो है लागत। तो लागत के बारे में हम एक लाइन में यदि कहें तो लागत के अंतर्गत लगान क्या होता है? किराया। भवन का किराया ही मान लीजिए एक लगान। कच्चे माल का मूल्य, यानी कि जो कच्चा माल हमने लाया था, जैसे पेन बनाने में हमने लाया था, प्लास्टिक लाया था, स्याही लाया था, फिर स्टील थोड़ा सा लाया था, ये सब कच्चे माल है। कच्चे माल का मूल्य, फिर मजदूरी, जो व्यक्ति पेन बना रहा है उसको हम मजदूरी देंगे ना, तो वह मजदूरी, फिर ब्याज। भाई हम पेन बनाने के लिए मशीनरी लगाए हैं तो कुछ पैसा लगाए होंगे ना, पूंजी लगाए होंगे, उस पूंजी पर हम ब्याज देते हैं, तो वह ब्याज। फिर वेतन। भाई एक व्यक्ति है जो मैनेजरियल का काम देखता है, उस व्यक्ति को वेतन देना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि कोई एक साहसी है जो यह कार्य करवाने लगा है दूसरों के माध्यम से, उसको वेतन देना पड़ता है। तो वह वेतन के रूप में जो खर्च आता है वह भी एक लागत है। फिर मूल्यह्रास। भाई 10 दिन चला गया, 10 दिन चलने के बाद मशीन की जो है टूट फूट होती है, तेल खर्च होते हैं, तेल पानी लगते हैं, जो है उस पर जो लगाया जाता है वह मूल्यह्रास हो जाता है। मूल्यह्रास भी जो है लागत के ही अंतर्गत आता है। फिर इंश्योरेंस। अब जो है मशीनरी हम चला रहे हैं, मशीनरी लगाए हुए हैं, तो कोई दुर्घटना न हो जाए या कहीं ऐसा न हो कि जो है कि मशीन चले ही ना, या बहुत सारी बातों के लिए हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो उस पर कुछ न कुछ किस्त देने पड़ते हैं। इसलिए इंश्योरेंस की पर जितना खर्च करते हैं वह एक लागत होता है। फिर एक है नेट नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि पेन बनाने का मशीन हम लगाए हैं तो कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि मैं पेन बनाता रहूं। उतना कम से कम मिलना चाहिए जिससे कि हमारा मन लगा रहे पेन बनाने में, तो वही प्रॉफिट, वही पैसा ही नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो इतने सारे चीज जो है लागत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लागत के रूप में आप मोटे तौर पर जान लीजिए कि किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने में जो खर्च आते हैं वही लागत होता है। अक्सर बच्चे जो है दुकान पर जाकर के कोई सामान खरीदना होता है या पेन ही खरीदना होता है तो कहते हैं कि इस पेन का कॉस्ट क्या है। ये बिल्कुल गलत है। कॉस्ट नहीं,
प्राइस पूछना चाहिए, इस पेन का प्राइस क्या है। क्यों प्राइस पूछना चाहिए? क्योंकि लागत जो है वह दुकानदार नहीं बताएगा, और लागत पर जो है दुकानदार पेन को नहीं बेचेगा, बेचने को उसको लाभ क्या होगा। इसलिए जब लागत में दुकानदार अपना लाभ शामिल कर लेता है तब वह कीमत बन जाता है, उस पेन का कीमत। तो कीमत पूछना चाहिए। अब लागत बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कई टाइप होते हैं, उसको हम वर्गीकृत करते हैं, सिस्टमेटिक हम वर्गीकृत करेंगे। जैसे पहला वर्गीकरण है मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत के रूप में। पहला वर्गीकरण है मौद्रिक लागत। क्या है मौद्रिक लागत? वह लागत है जो हम प्रत्यक्ष रूप में पैसा खर्च करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में पैसा खर्च करते हैं मतलब कच्चा माल लाए, जैसे प्लास्टिक, स्टील, स्याही, लेबर, इस पर सीधे सीधे दिखाई देता है ना कि जो है कि हाँ हमने जो है पैसा खर्च किया पेन को बनाने में, तो वह लागत क्या होगा? मौद्रिक लागत कहलाता है। यह मौद्रिक लागत तीन प्रकार के होते हैं। एक है स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। स्पष्ट लागत क्या होता है? यानी कि जो स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, जैसे लेबर को हमने मजदूरी दिया 500 रुपए प्रतिदिन, फिर कच्चे माल जो है हमने 500 रुपए का मंगवाया, फिर इंक हमने 200 रुपए का मंगवाया, फिर स्टील हमने 50 रुपए का मंगवाया। ठीक है, तो सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये लागत जो है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ खर्च किया, वह स्पष्ट लागतें होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा है अस्पष्ट लागत। कुछ लागत ऐसे होते हैं जो उसमें लगता तो, पेन को बनाने में लगता तो है, लेकिन पता नहीं चलता कि जो है कि वो लगा भी है। जैसे मान लीजिए कि जो मशीन बनाया है, फैक्ट्री बैठाया है, वो अपने मकान में ही जो है उस फैक्ट्री को लगा रखा हो, तो किराया तो नहीं ना देना पड़ रहा है, लेकिन वह भी एक लागत का भाग है। फिर उस व्यक्ति जो फैक्ट्री लगाया है, मेहनत कर रहा है, वह हो सकता है कि वो वेतन न ले रहा हो, तो उसका स्वयं अपना वेतन जो है वह दिखाई तो दे नहीं रहा है कि वह किसी को पेमेंट किया जा रहा है, तो वह भी जो है अप्रत्यक्ष अस्पष्ट लागत होता है। यानी कि वह सभी लागत जो लागत का भाग है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ जैसा हमने बताया पहले कि उस फैक्ट्री को चलाते समय कम से कम इतना लाभ अवश्य हो जाना चाहिए फैक्ट्री के मालिक को कि उसका उस फैक्ट्री को चलाने में उसका मन लगे। यदि मन नहीं लगेगा या उतना पैसा नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा? फैक्ट्री बंद करके दूसरे काम में लग जाएगा। तो जितना कम से कम प्रॉफिट हो जाना चाहिए उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, वह कम से कम प्रॉफिट ही नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं वास्तविक लागत पे। वास्तविक लागत क्या होता है? इस वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने में बहुत सारे कठिनाइयां आती हैं, कष्ट होता है, बहुत लोगों को त्याग करना पड़ता है। यह दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जो है कि यह सब कुछ होता है, इसलिए जो है इसको जो है वास्तविक लागत कहते हैं या सामाजिक लागत भी इसी को कहते हैं। ऐसा क्यों? अब जिस भवन में हमने फैक्ट्री लगा रखा है तो हो सकता है कि 2-4 लोग उसमें अपना आवास बना लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगा लेने की वजह से कुछ लोग अपना आवास नहीं बना पाएंगे, तो उन लोगों को कष्ट होगा ना। या मैंने मान लेते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए जो है 1 लाख रुपए पूंजी लगाया है, यदि फैक्ट्री नहीं मैंने लगाया होता तो वह 1 लाख रुपए अपने उपभोग पर खर्च करता ना, यानी कि मैंने त्याग किया है, इसलिए जो है पेन बनाने की मशीन लगी है। यह भी एक सामाजिक लागत हो गई। तो इस तरह की लागतें जो है वास्तविक लागत कहलाती है। फिर है अवसर लागत।
आप वास्तविक लागत में आप देखेंगे कि यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसको आधुनिक अर्थशास्त्री मानते ही नहीं है, इस बात में विश्वास ही नहीं करते हैं कि यह वास्तविक लागत वाली भी कोई बात है। इसीलिए उन्होंने अवसर लागत का कंसेप्ट दिया और अवसर लागत ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तव में जो है लागत है। अवसर लागत को अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कैसे है? यानी कि अवसर खोना ही अवसर लागत है। ये कैसे बना? जैसे मान लीजिए कि हम एक खेत है, एक खेत में गेहूं और चावल दोनों उगा सकते हैं। अचानक पता चल रहा है कि गेहूं की कीमत तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चावल की कीमत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? चावल का उत्पादन न करके हम गेहूं का उत्पादन करेंगे। हो सकता है उस पर जो है हम अरहर का भी उत्पादन कर सकते हो, जौ का भी उत्पादन कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत बढ़ रहा है गेहूं का, इसलिए हम गेहूं का ही उत्पादन करेंगे। चावल का भी नहीं उत्पादन करेंगे, जौ का भी नहीं उत्पादन करेंगे, अरहर का भी उत्पादन नहीं करेंगे। तो गेहूं का मान लेते हैं, गेहूं का उत्पादन करने से 500 रुपए मिल रहा है। चावल का उत्पादन करते हैं तो 400 रुपए मिलता। दाल का उत्पादन करते हैं तो 300 रुपए मिलता। जौ का उत्पादन करते तो 200 रुपए मिलता। तो हमने क्या निर्णय लिया? हमने निर्णय ये लिया कि न तो जौ का उत्पादन करेंगे, न दाल का उत्पादन करेंगे, न ही चावल का उत्पादन करेंगे। हम उत्पादन किसका करेंगे? हम गेहूं का उत्पादन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी कीमत सबसे ज्यादा है, गेहूं का मार्केट में भाव सबसे ज्यादा है। तो अब गेहूं का उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं तो किसका, गेहूं का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो किसका उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चावल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, दाल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और जौ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो किसका उत्पादन हमने खो दिया? इन सभी का उत्पादन हमने खो दिया। अब यदि इन सभी का उत्पादन हमने खो दिया तो इन सभी में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा था? तो इन तीनों में 400 रुपए, 300 रुपए और 200 रुपए में, इन तीनों में सबसे अच्छा विकल्प के रूप में ये 400 रुपए था। यानी कि चावल का विकल्प सबसे अच्छा विकल्प था। यानी कि यदि हम गेहूं का उत्पादन नहीं करते तो किसका उत्पादन करते? दाल का उत्पादन नहीं करते, जौ का उत्पादन नहीं करते, किसका उत्पादन करते? चावल का उत्पादन करते। क्यों करते? क्योंकि यदि दाल का उत्पादन करते तो 300 रुपए ही कमाते, जौ का उत्पादन करते तो 200 रुपए ही कमाते। तो सबसे अच्छा विकल्प तो चावल ही है, चावल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो अब हम, इसका मतलब क्या है? हम चावल का उत्पादन छोड़ करके और गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। तो हम क्या देखें? अवसर लागत क्या हुआ कि जो हम सबसे अच्छे विकल्प का त्याग करके वर्तमान में उत्पादन कार्य कर रहे हैं, वही विकल्प, वही त्यागा हुआ विकल्प ही अवसर लागत हुआ। यानी कि ये 400 रुपए अवसर लागत हुआ। इसको एक चित्र के रूप में हम समझा सकते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। यहां पर है चेयर, यहां पर है टेबल, ये है उत्पादन लाइन ए और बी। ए और बी उत्पादन लाइन पर हम इस एक्स पॉइंट पर ओ ए टेबल का उत्पादन कर रहे हैं और ओ क्यू चेयर का उत्पादन कर रहे हैं।
ठीक है। अब हम इस उत्पादन लाइन के एक्स वाई पॉइंट पर ओ बी टेबल का उत्पादन करेंगे और OQ1 चेयर का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि ए बी मात्रा हमने टेबल का कम करके चेयर का कितना बढ़ा दिया, QQ1 मात्रा हमने बढ़ाया है। तो QQ1 मात्रा प्राप्त करने का ये लागत क्या हुआ, ए बी टेबल, यानी कि इसको कम हमने किया तब जो है इतना हमने पाया। तो औसत लागत क्या हुआ, ये ए बी टेबल औसत लागत हुआ। वर्गीकरण में और भी आगे है जो है, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखते हैं।